अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द ऑफिसर्स ब्रीफ। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट मिडल ईस्ट से आ रही है। टेम्परेरी सीज फायर अब इफेक्टिवली कोलैप्स हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन दोबारा शुरू हो चुका है। ये वॉर क्यों रिज्यूम हुई? एक्चुअली व्हाट हैपेंड? इस्लामाबाद मीडिएशन सीज फायर के बाद कुछ हफ्तों तक सिचुएशन काम रही, लेकिन अब ये जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरानियन मिलिट्री फैसिलिटीज पर नए एयर स्ट्राइक कंडक्ट किए हैं। ईरान ने जवाब में मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च किए हैं। वॉर पीस एग्रीमेंट के बाद दोबारा ये जंग शुरू होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जब पीस एग्रीमेंट हो चुका था तो फिर ये जंग दोबारा कैसे शुरू हुई? इसकी कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, लैक ऑफ ट्रस्ट। नंबर 2, न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्प्यूट। फिर यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मस, देन रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज, सैंक्शंस, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर और मिसकैलकुलेशन ऑफ सिचुएशन। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जी, तो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान बड़े अरसे से ट्रस्ट का बड़ा सीरियस इशू है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर सीज फायर वायलेशन करने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। इस वजह से एग्रीमेंट ज़्यादा अरसा सरवाइव नहीं कर सका। इसके बाद जो सबसे बड़ा इशू है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यूएस डिमांड करता है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ और इंस्पेक्शंस को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के अंडर रखे। ईरान का ये कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल सिविलियन पर्पस के लिए है और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये उसका राइट है। अब ये डिसएग्रीमेंट आज भी पीस प्रोसेस की सबसे बड़ी रुकावट है। यूएस मिलिट्री प्रेजेंस अभी तक गल्फ में मौजूद है। यूनाइटेड स्टेट्स ने पर्शियन गल्फ में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन रखी हुई है और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स उनका ये कहना है कि दे मस्ट कीप देयर फोर्सेस इन अ मिडल ईस्ट to secure their logistics ships। ईरान इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट समझता है। अब हम जरा बात कर लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे भी। दुनिया का तकरीबन 20% से ज़्यादा ऑयल इसी रूट से गुजरता है और यूएस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। ईरान वार्निंग देता है कि मिलिट्री प्रेशर हुआ तो शिपिंग भी अफेक्ट हो सकती है। इसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से छोटा सा इंसिडेंट भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। करंट सिचुएशन ये है कि शिपिंग अब भी अंडर थ्रेट है। कमर्शियल वेसल्स हाई मिलिट्री रिस्क फेस कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने अपनी प्रेजेंस और ऑपरेशंस को इंक्रीज कर दिया है। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स फ्लक्चुएट कर रही हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को यह खतरा है कि अगर इस स्टेट ऑफ हॉर्मस में रेगुलर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जारी रहता है तो फिर ऑयल सप्लाईज हैवीली इफेक्ट हो सकती हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? डेफिनेटली ग्लोबल ऑयल मार्केट्स प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इंटरनेशनल शिपिंग इफेक्ट होगी, एयरलाइन रूट्स इफेक्ट होंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगी। नाज़रीन, अब इस सारी सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक लिमिटेड मिलिट्री एक्सचेंज ये कंटिन्यू रहेंगे। मिलिट्री प्रेशर इंक्रीज होने के बाद डिप्लोमेसी दोबारा शुरू हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंड कर सकता है। आज की सिचुएशन को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक मिसाइल या एक अटैक की वजह से नहीं चल रहा। इसके पीछे म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, न्यूक्लियर डिस्प्यूट,
रीजनल सिक्योरिटी कंपटीशन और फिर मिलिट्री प्रेजेंस। जब तक इन कोर इश्यूज का परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता तब तक कोई भी सीज फायर इफेक्टिव नहीं होगा। आपकी क्या राय है? क्या डिप्लोमेसी इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकती है या मिडल ईस्ट एक और बड़ी जंग की तरफ जा रहा है? अपनी ओपिनियन अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।